इस क्लास में, इस वीडियो में हम महिला एवं बाल अपराध पोर्शन के दो अधिनियम, दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक है सती निवारण अधिनियम 1987 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बात करेंगे, टेबल फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि मैं बात करूं तो महिला एवं बाल अपराध के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं, आपके टेस्ट फॉर्म में जाके आप देख सकते हैं। और ठीक है, 350 से ज़्यादा MCQs हैं। इसके अलावा बात करूं तो टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए और 4th ग्रेड के लिए। अप टू डेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है और विद एक्सप्लेनेशन है। तो आप यहाँ पे कॉलिंग नंबर है, उस पर आप पता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक टॉपिक, जैसे हमने नंबर सिस्टम लिया, तो एक टॉपिक को जैसे ही हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें एक से ज़्यादा मल्टीपल टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। विद एक्सप्लेनेशन है, यानी आप, और लगभग यहाँ पे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज, कम से कम 12 टॉपिक्स आपके यहाँ पे हैं और 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और हर बार नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ साथ कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है और इसमें भी वही हमने सेम पैटर्न अपनाया हुआ है टॉपिक वाइज। यदि आप एक टॉपिक को लेते हैं, कंप्यूटर का परिचय आपने पढ़ लिया, पहले भी मैं बताऊं तो कंप्यूटर का परिचय यदि आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। मल्टीपल है, एक से ज़्यादा है। यदि आपने एक टेस्ट दे दिया तो दूसरे में आ जाइए, तो बदलता रहेगा, टेस्ट में क्वेश्चंस बदलते रहेंगे। विद एक्सप्लेनेशन इसमें आपके सारा कुछ है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया संख्या पद्धति में, तो इसमें भी हर बार क्वेश्चंस चेंज होंगे और रिपीटेड नहीं होंगे। एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज बनाने का मतलब ही यही है कि वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, चाहे मैथ्स में हो चाहे वो आपका कंप्यूटर में हो। जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन का सही उत्तर दिया तो तुरंत बता देगा कि ये सही है और ये सही है और ये गलत है, तुरंत ही रिजल्ट बताएगा। लास्ट में तो जरूर बताएगा आपको सबमिट करके फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट में भी एक खास बात रहेगी कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, 1 लाइनर फॉर्म में सारा कुछ आपको क्वेश्चन आंसर में दे देगा, तो लास्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। एक साथ मिक्स टेस्ट भी रहेगा इसमें, टॉपिक वाइज के साथ साथ मिक्स टेस्ट है। टोटल 69 टेस्ट हैं और 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के रूप में यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों मैथ्स की भी और कंप्यूटर की भी 12th मंथ वैलिडिटी है। डाउट चैट है, मिक्स टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट है। और यहाँ पे डाउट चैट है, कोई भी डाउट होता है यदि किसी भी मैथ्स के रिगार्डिंग या कंप्यूटर के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो डाउट चैट में आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से ही कोई कोर्स ले रखा है तो ऑफ 25 कूपन कोड का यूज कर लेंगे तो 25% ऑफ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग, और ये एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। ये प्ले स्टोर पे इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इस पे क्लासेस की लिंक, PDF सारा कुछ इसमें जाता है आपका। तो दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम सती निवारण अधिनियम की। तो सती निवारण अधिनियम की बात करूं तो सबसे पहले सती निवारण अधिनियम 1987 में 22 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी 22 धाराएं। क्लियर हो गई बात? 5 अध्याय हैं, 22 धाराएं हैं। जबकि मैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बात करूं तो चैप्टर का तो पता नहीं, लेकिन जो धाराएं हैं वो है आपकी 21, यानी 21 धाराएं हैं इसमें, और यहां पे 22 धाराएं हैं सती निवारण में। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है, छोटा ही है। भारत में सबसे पहले भारत में रोक किसने लगाई? तो भारत में जो सबसे पहले रोक है वो विलियम बेंटिक ने लगाई थी। विलियम बेंटिक ने लगाई थी। बंगाल गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश शासनकाल था तो उस समय विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई थी। तो पूछ सकता है कि स्वतंत्रता से पहले का भारत जो है सबसे पहले प्रयास किसने किया?
सती प्रथा को रोकने का, तो विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया। राजस्थान में सबसे पहले क्या हुआ, तो राजस्थान में सबसे पहले बूंदी के राजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में यानी 1822 में रोक लगाने की कोशिश की गई। तो राजस्थान में सबसे पहले 1822 में, यानी इससे भी पहले यदि पूछे राजस्थान में सबसे पहले किसने रोक लगाने की कोशिश की, तो आप कहेंगे बूंदी में राम सिंह सेकंड के द्वारा 1822 में। फिर कहेंगे कि सर्वप्रथम कानून लाकर, राजस्थान में सर्वप्रथम कानून लाकर सती प्रथा को रोकने की कोशिश कहां की गई, तो आप कहेंगे अलवर में 1930 में। ठीक है, कानूनन, सर्वप्रथम कानूनन कहां रोक लगाई गई, तो अलवर में लगाई गई राजस्थान में 1930 में। जयपुर में भी रोक लगी और सर लुडलो के प्रयासों से 1944 में। तो यह ध्यान रखना है कि राजस्थान में बूंदी, अलवर और जयपुर यहां रोक लगी थी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले आपके जैसे उस समय बंगाल था, तो बंगाल में रोक लगी थी 1829 में। राजस्थान में 3 जगह, पहले बूंदी 1822 में ही लग गई थी, है ना, सर्वप्रथम राम सिंह सेकंड ने की कोशिश की थी। और अलवर में सर्वप्रथम कानून लाया गया था इसके लिए 1930 में, और जयपुर में 1944 में। तो ये थोड़ा सा देख लेना, राजस्थान में कहां है, तो बूंदी हो गया, और यदि पूरे ब्रिटिश भारत की बात करें तो वहां पे आपके बंगाल हो गया। अब मैं स्वतंत्र भारत की बात करता हूं, उससे पहले एक कहानी, और कहानी ये कि एक लेडी थी, उनका नाम था रूप कंवर, और रूप कंवर जो थी वो सती हो गई। और जैसे ही रूप कंवर सती हुई, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना थी, और ये हुआ था 1987 में। तो जैसे ही घटना हुई, राज्य सरकार हरकत में आई और उसने उसी साल सती निवारण रोकथाम अधिनियम 1987 को बना दिया, यानी पारित कर दिया। राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में सती निवारण रोकथाम अधिनियम 1987 में ही लागू हो गया। जिस साल रूप कंवर सती हुई उसी साल ये लागू हो गया राजस्थान में। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान। अब ये राजस्थान में जब लागू हो गया, पूरे इंडिया में अभी लागू नहीं था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये काम तो बहुत अच्छा किया राज्य सरकार ने, ये कानून बना के, तो हम भी बना लेते हैं। तो ये जो अधिनियम है, सबसे पहले राज्य सरकार ने बनाया, फिर केंद्र सरकार को अच्छा लगा, तो राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने उसको अडॉप्ट किया कि हम भी बनाएंगे और पूरे भारत में लागू करेंगे। तो राजस्थान में सबसे पहले 1987 में लागू हुआ, लेकिन देश भर में कब लागू हुआ, तो देश भर में हुआ 21 मार्च 1988 को। इसका नाम क्या था? सती निवारण अधिनियम 1987। केंद्र में भी सती निवारण अधिनियम 1987, और लागू कब हुआ केंद्र में, यानी देश भर में, केंद्र का मतलब देश भर में 21 मार्च 1988 को, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसका विशेष संविधान था। तो संपूर्ण भारत की बात करूं, जम्मू कश्मीर को शामिल करते हुए, तो 1 नवंबर 2019 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया, क्योंकि उस समय 1 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जो है वो हट गया था। तो बाकी सब राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी एक सिंपल राज्य बन गया। तो यहां पे संपूर्ण भारत में 1 नवंबर 2019 को लागू हुआ। कोई भी अधिनियम है वो पूछे संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, तो 1 नवंबर 2019 को, क्योंकि 2019 को ही आर्टिकल 370 हटा था और संपूर्ण भारत का मतलब संपूर्ण भारत हो गया। नहीं तो इससे पहले कोई भी अधिनियम पारित होता था तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सब में लगता था। दोबारा सुन लो, देश भर में कब लागू हुआ? 21 मार्च 1988 को, लेकिन संपूर्ण भारत में हुआ 1 नवंबर 2019 को। अच्छा, नाम क्या था इसका? सती निवारण अधिनियम 1987। राजस्थान में कब लागू हुआ? 1987 में। 1 साल बाद केंद्र ने पूरे देश भर में लागू कर दिया जम्मू कश्मीर को छोड़ के, और 2019 में संपूर्ण भारत में लागू हो गया। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। चलो पहले इसको ही कर लेते हैं, फिर अपने बाल विवाह पे आएंगे। पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब सती रोकथाम अधिनियम की बात करूं, यदि मैं सती निवारण अधिनियम की बात करूं, तो इसमें 22 धाराएं हैं, मैंने जैसे बताया, लेकिन सारी धाराएं हमें नहीं पढ़नी है। धारा नंबर 2 इंपोर्टेंट धारा। इंपोर्टेंट तो क्या है? हर अधिनियम में धारा नंबर जो 2 है वो परिभाषा
के अंतर्गत आती है, यानी परिभाषा से रिलेटेड होती है। और यहां पे परिभाषा में सती की परिभाषा दी गई है कि सती किसे कहा गया है। तो सती किसे कहा गया है वो ध्यान रखना कि यदि कोई वुमन है, यदि कोई लेडी है, यदि कोई औरत है और उसे जिंदा जलाया जाता है सहमति से या गैर सहमति से, उसकी सहमति है कि मुझे जला दो तो भी वो सती माना जाएगा, ठीक है। यदि वुमन को जीवित, यानी उसके पति के मौत के बाद की बात कर रहा हूं, उसके पति के मौत के बाद यदि उसको जीवित जलाया जाता है या गाड़ा जाता है, गाड़ना भी है, गाड़ा जाता है, तो उसे हम सती मानेंगे। सती निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह अपराध माना जाएगा, मतलब सती माना जाएगा बेसिकली। कि सती कौन होगा, अपराध तो बाद में होगा, अन्य धाराओं में इसको माना जाएगा कि सती अपराध है, सती करना या करवाना अपराध है। लेकिन सती क्या है, किसी उसकी पति की मृत्यु के बाद उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ यानी लेडी को जिंदा गाड़ना या जलाना उसकी सहमति से या उसकी असहमति से सती। गौरान्वयन का मतलब होता है गौरवान्वित करना, यानी गुणगान करना, सती के बारे में गुणगान करना कि वाह बहुत बढ़िया वो तो सती हो गई, ऐसे होना चाहिए लड़कियों को, औरतों को। तो ये गौरान्वन जो है उसके लिए मंदिर बनाना है ना, उसके लिए गीत लिखना, उसके लिए कोई उत्सव मनाना, वर्षगांठ मनाना, ये सब जो है किसी भी सती के नाम पर ये गौरान्वयन की श्रेणी में आएगा। चंदा मांगना, चंदा मांग के मंदिर बनाना, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सती के गौरान्वयन की श्रेणी में आएगा। धारा 3 क्या कहती है, यदि कोई लेडी सती होने का प्रयास करती है, यदि कोई लेडी सती होने का प्रयास करती है स्वेच्छा से या गैर स्वेच्छा से, 6 माह की सजा है उसको। दुष्प्रेरण का मतलब है उसके पीछे कौन है उसको प्रोत्साहित करने वाला कि भाई तुम ऐसा करो, तो जो उसको प्रेरणा देगा कि तुम कर लो, ऐसा है वैसा है, बहुत बढ़िया ये तो काम होता है। दुष्प्रेरण करने वाला जो है वो धारा 4 के अंतर्गत, और उसे मृत्यु या आजीवन कारावास भी मिलेगा, क्योंकि ये बहुत क्या है, माइंड वॉश कर रहा है उस लेडी का, तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी। तो मृत्यु या आजीवन कारावास जो दुष्प्रेरण करेगा। गौरान्वयन जो गौरान्वित करेगा इस घटना को, किसके माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से, चंदा लेके मंदिर बनाएगा, है ना। तो 1 से 7 साल की सजा, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 7 साल की सजा, और जुर्माना भी है, और जुर्माना में कम से कम 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है धारा 4 में, सॉरी धारा 5 में। धारा 6, 7 और 8, धारा 6, 7 और 8, इसमें कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। धारा 6 में कलेक्टर को क्या अधिकार दिया गया है, प्रतिषेध शक्ति। यदि उसको पता चलता है कि कहीं सती प्रथा का गौरान्वयन हो रहा है, मतलब वहां पे पूजा पाठ हो रहा है, मंदिर बन रहा है, या फिर ऐसा कोई आयोजन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, लोग इकट्ठा होने वाले हैं, वहां पे कोई मेला भरने वाला है उसकी जगह, इस प्रकार की कोई घटना पहले से ही उसको अंदेशा हो जाता है, तो वहां पे वो प्रतिषेध शक्ति का इस्तेमाल करेगा। निषेधाज्ञा जिसको कहते हैं, कि वहां पे कोई इकट्ठा नहीं होगा, वहां पे कोई उत्सव नहीं होगा, वहां पे कोई मेला नहीं लगेगा। तो निषेधाज्ञा की शक्ति जो है वो कलेक्टर को दी गई है धारा 6 के अंतर्गत। धारा 7 क्या कहती है, मंदिर हटाने की शक्ति, ये भी कलेक्टर को है। धारा 7 में कहता है कि यदि कोई सती का मंदिर है तो वो हटाने की शक्ति कलेक्टर को मिली हुई है धारा 7 के अंतर्गत। धारा 8 क्या कहती है, संपत्ति जब्त होगी यदि किसी ने चंदा किसी सती के नाम पर, किसी सती कोई घटना हो गई या कोई मंदिर बनाने के नाम पर या कोई उत्सव करने के नाम पे सती वाले चंदा मांग लिया, तो वो जो चंदा जो बना है या जो संपत्ति उसने अर्जित की है उसके नाम पे, सती के नाम पे, वो संपत्ति जब्त होगी। ये शक्ति धारा 8 देता है कलेक्टर को। धारा 9 क्या कहता है, विशेष न्यायालय की स्थापना, यानी सती प्रकरणों की जांच के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना होगी, और उस न्यायालय को धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है कि धारा 9 में स्थापना होगी। और स्थापना जो है कैसे होगी, राज्य जो सरकार है वहां पे न्यायाधीश नियुक्त करेगी। उस विशेष न्यायालय में राज्य सरकार न्यायाधीश नियुक्त करेगी, और राजस्थान हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस,
उसकी सलाह पे करेगी धारा 9 में। धारा 11 क्या कहता है? विशेष न्यायालय संज्ञान ले सकता है। अभी हम आगे चलेंगे तो पता चलेगा, अभी हमें पता चल जाएगा आगे कि ये जो अपराध है दोनों ही सती निवारण और बाल विवाह संज्ञेय है। संज्ञेय का मतलब होता है, संज्ञेय का मतलब होता है कि बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है आपको, संज्ञेय का मतलब होता है। गैर जमानती है, इसका मतलब जमानत पे छूट नहीं सकते, चाहे बाल विवाह करें करवाने वाला या फिर सती करने करवाने वाला, तो ये गैर जमानती है, हम जमानत पे नहीं छूट सकते। और अशमनीय है यानी नेगोशिएबल नहीं है, हम समझौता करके कोर्ट से उस केस को बाहर नहीं कर सकते। एक बार केस चला गया कोर्ट में तो फिर वो लड़ना ही पड़ेगा। तो ये दोनों ही संज्ञेय हैं, अशमनीय है और अजमानती हैं। अब आ जाओ यहां पे संज्ञान। संज्ञान की बात हुई कि कोई भी जो विशेष न्यायालय है वो संज्ञान ले सकता है इस चीज पे, ठीक है। ये विशेष न्यायालय को पावर दिया गया है धारा 11 के अंतर्गत। अच्छा, इसकी पावर जो है विशेष न्यायालय की वो सेशन न्यायालय जैसा ही होगा। तो इसकी पावर कैसी होगी पूछ सकता है, सेशन न्यायालय जैसा। धारा 14 क्या कहती है? अपील करने का अधिकार होगा। मान लीजिए सती कोई कांड हुआ, कोई प्रकरण हुआ और उसमें सजा मिल जाती है, तो जो आरोपी है उसको अपील करने का अधिकार होगा और हाई कोर्ट में करेगा वो अपील 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, ठीक है। सबूत का भार धारा नंबर 16। धारा नंबर 16 जो है वो सबूत का भार उस आरोपी के कंधे पे रखती है जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि इसने सती कांड में दुष्प्रेरण का काम किया है। तो वो जो आरोपी है उसको बेगुनाह साबित करने के लिए अब उसी के ऊपर भार है कि तुम साबित करो, तुम पता नहीं कहां से सबूत लेके आओ, लेकिन ये तुम्हारा काम है कि तुम साबित करो कि तुम बेगुनाह हो। नहीं कर पाए साबित तो आरोपी तो तुम हो ही। तो ये जो बात है वो धारा 16 कहती है कि सबूत का भार आरोपी पे होगा। तो ये इंपॉर्टेंट धाराएं थी, इतनी ही थी, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। दोबारा से देख लो, धारा 2 में परिभाषा है, परिभाषाओं का तो मतलब नहीं, लेकिन पूछ सकता है कि सती का मतलब क्या है। तो सती का जो मतलब होता है, सती का मतलब होता है कि यदि किसी पति की मृत्यु हो गई और उसकी जो वाइफ है ना, उसको जिंदा गाड़ना, उसकी सहमति से या गैर सहमति से, या फिर उसको जलाना जिंदा, वो सती है। और गौरान्वयन का मतलब होता है ना, कि चंदा लेना, उसके मंदिर बनाना, उसके लिए उत्सव का आयोजन करना उसके नाम पे, ये गौरान्वयन होता है। धारा 3 कहता है सती होने के प्रयास में 6 महीने का जेल है। 4 कहता है दुष्प्रेरण करने वाले को आजीवन मृत्यु कारावास, है ना। 5 नंबर कहता है गौरान्वयन जो करेगा उसके लिए उसको 1 साल से लेकर 7 साल तक जेल है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 7, जुर्माना आपका 5000। कलेक्टर को 3 पावर 3 धाराओं में मिली हुई है। धारा 6 कहती है प्रतिषेध की शक्ति है ना, वहां पे वो निषेधाज्ञा लागू कर सकता है कि उस एरिया में कोई इकट्ठा न हो, चाहे मंदिर के लिए, चाहे उत्सव के लिए, चाहे जुलूस के लिए, किसी प्रकार का वहां पे चीज नहीं होगी। धारा 7 जो है वो कलेक्टर को आदेश देती है मंदिर हटाने की शक्ति, वहां से मंदिर है तो मंदिर हटा सकते हैं। 8 कहती है कि संपत्ति जब्त कर सकते हैं, कोई भी चंदा वंदा इकट्ठा किया है तो सब जब्त हो जाएगा, राजकोष में जमा हो जाएगा। धारा 9 जो है और 11 विशेष न्यायालय से रिलेटेड है। विशेष न्यायालय की स्थापना धारा 9 और 11 कहता है कि विशेष न्यायालय जो है वो संज्ञान ले सकता है। अपील धारा 14 में है और 16 में सबूत का भार आरोपी के कंधे पर लगाया हुआ है। चलें आगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सती निवारण अधिनियम, ठीक। अब आ जाते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पे। जैसा कि पता है ये बाल विवाह को रोकने के लिए बना है और इसमें धाराएं हैं 21। 2000 सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे शारदा एक्ट बना था 2006 में, ये अधिनियम आया है ना। तो इस अधिनियम से पहले भी एक अधिनियम काम करता था बाल विवाह रोकने के लिए और उसका नाम था शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट जो है वो 1929, जो कि लागू 1929 में हुआ। तो शारदा एक्ट 1929 कब लागू हुआ? 1929 में। ये 2006 वाले अधिनियम से पहले तक लागू था, लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया 2006 में, इसने रिप्लेस कर दिया किसको? शारदा एक्ट को रिप्लेस करके ये नया अधिनियम बन गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसकी पीडीएफ में एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे फ्री कंटेंट नाम का एक सेक्शन है, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्री में, सारी क्लासेज मिल जाएंगी और उसके सामने सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। लागू कब हुआ?
तो लागू हुआ 1 नवंबर 2007 को, यानी 2006 में तो ये अधिनियम बना, लेकिन लागू कब हुआ? 2007 में, 1 नवंबर 2007 को हुआ। संज्ञेय है, अशमनीय है और अजमानतीय है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे। अब इसकी बात करते हैं धारा 2। एज यूजुअल, जैसा कि धारा 2 है, हर अधिनियम में धारा 2 का मतलब होता है परिभाषा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पूछता है कि बालक और बालिका की क्या परिभाषा है। तो बालक जो है वो 21 साल से कम उम्र के लड़के को या व्यक्ति को बालक माना गया है, और 18 साल से कम उम्र की लड़की को बालिका माना गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये लड़का और लड़की है ना, इसको बार बार मैं आगे पक्षकार बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पक्षकार। तो पक्षकार है, लड़का या लड़की क्या है? पक्षकार है। बाल विवाह किसे माना जाएगा? बालक और बालिका को तो हमने परिभाषा में बता दिया कि 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति है वो बालक माना जाएगा, और उल्टा बोल दिया, 21 साल से कम उम्र का जो बालक है वो लड़का है जो वो बालक माना जाएगा, और 18 साल से कम उम्र की जो लड़की है वो बालिका मानी जाएगी। अब इसमें से कोई भी पक्ष 21 साल या 18 साल से कम है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। हो सकता है लड़का 21 साल से ज्यादा हो लेकिन लड़की 18 साल से कम हो, तो वो बाल विवाह ही माना जाएगा। हो सकता है लड़की 18 साल से ऊपर हो लेकिन लड़का 21 साल से कम हो, तो भी वो बाल विवाह ही माना जाएगा। हो सकता है दोनों ही, ना तो लड़का 21 साल का हुआ है ना लड़की 18 साल की हुई है, तो भी ये क्या है? बाल विवाह। तो दोनों पक्षकारों में से कोई एक भी यदि ऐसा है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। समझ में आ गया? इसको मैं पक्षकार बोलूंगा। बालक और बालिका को, लड़का या लड़की जो शादी कर रहे हैं उसको पक्षकार बोलेंगे। अब इसमें तीन प्रकार के प्रबंध किए गए हैं। इस अधिनियम में 3 प्रकार के व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली व्यवस्था नियामकीय है। नियामकीय का मतलब होता है कि इसमें अधिनियम बने हुए हैं 3 से लेके 8 तक। धारा 3 से लेके धारा 8 तक इसमें बहुत सारी नियम कानून है, रेगुलेशंस हैं, तो नियामकीय प्रकार के प्रबंधन हो गए। धारा 9, 10 और 11 में दंडात्मक प्रबंध किए गए हैं, यानी दंड देने का प्रबंध किया है कि बाल विवाह कोई करवाएगा तो कितना उसको दंड मिलेगा, इस प्रकार का। जो उसको प्रोत्साहित करेगा उसको क्या मिलेगा, तो दंडात्मक प्रावधान है। और धारा नंबर 13 और 16 जो है वो शासन से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है कि प्रशासनिक स्तर पर सरकार क्या प्रयास करेगी, उसके लिए धारा 13 और 16 है। तो सबसे पहले धारा 3 और 8 की बात कर लेते हैं, 3 से 8 की। धारा 3 में कहा है शून्यीकरण। शून्यीकरण का मतलब होता है बाल विवाह शून्य हो जाएगा। यदि ऐसा पता चल गया कि लड़का या लड़की में से कोई एक जो है वो 18 या 21 से छोटा है, कम है, तो बाल विवाह शून्य हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो न्यायालय की नजर में आना चाहिए। न्यायालय की नजर में आएगा तभी तो शून्य होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि उसके लिए पक्षकार जो है, लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक, उसको जिला न्यायालय में आना पड़ेगा। जिला न्यायालय में अर्जी देनी पड़ेगी कि हमारा जो विवाह है वो बाल विवाह हुआ है। शून्यीकरण के लिए शर्त बता रहा हूं। अच्छा, यदि मान लो, ठीक है, यदि मान लो लड़का या लड़की जो है वो लड़का जो है 21 साल से ऊपर हो गया, लड़की 18 साल से ऊपर हो गई, तो वयस्कता पूर्ण करने के 2 साल के अंदर अंदर, मान लो उन्होंने जब बाल विवाह बच्चे थे तो उस टाइम तो एज यूजुअल कहां हम रिपोर्ट कर सकते हैं कोर्ट में, लेकिन जैसे उन्होंने होश संभाला 21 साल से ज्यादा हुए या लड़की 18 साल से ज्यादा की हुई, तो जब उसने वयस्कता पूर्ण की उसके 2 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन जिला न्यायालय में देना है। इस बात का ध्यान रखना। तो पूछ सकता है कि वयस्कता पूर्ण करने के 2 वर्ष से पहले तक दे सकता है। वो हो सकता है कि वो छोटा हो तो ना दे पाए, लेकिन जैसे वो 21 या 18 का होता है तो उसको पूर्ण करने के 2 साल के अंदर अंदर वो पक्षकार जो है वो न्यायालय में, जिला न्यायालय में अर्जी दे सकता है शून्यीकरण के लिए। यह धारा 3 में प्रबंध किया है। धारा 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। धारा 4 कहती है कि जो महिला है, जो लड़की है जिसका बाल विवाह हुआ है ना, महिला पक्षकार को भरण पोषण, सेम वही शादी वाला काम, जैसे शादी होती है ना वैसे ही, कि जब तक उसका दोबारा विवाह नहीं होता, लड़की का, लड़का का नहीं, लड़की का जब तक दोबारा विवाह नहीं होता, भाई शून्यीकरण तो हो गया। अब जब तक लड़की का दोबारा विवाह नहीं होता तब तक खर्चा पानी जो है वो लड़का पक्ष वहन करेगा।
लड़का देगा या लड़का कम उम्र का है तो लड़के के फादर या लड़के के घर वाले देंगे। और ये प्रबंध जो है धारा 4 में कहा गया है। और ये कहा गया कि उसको घर भी दिया जाएगा, यानी उसको घर भी दिया जाएगा रहने के लिए। ये कोर्ट आदेश पारित कर सकती है धारा 4 के अंतर्गत। धारा 5 क्या कहता है? जो बच्चा जन्मा है, मान लीजिए कि बाल विवाह से जो बच्चा जन्मा है, वो बच्चा जन्मा है तो अब वो क्या, तो उसका भी भरण पोषण की जिम्मेदारी लड़का, यदि कम उम्र का है तो लड़के के घर वाले सहन करेंगे, वहन करेंगे, धारा 5 में। ठीक है। और उसकी कस्टडी का भी प्रावधान है कि किसके पास रहेगा। कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा, जिसको हम संरक्षण बोलते हैं। किसकी कस्टडी में रहेगा बच्चा, और कौन पालन पोषण, कौन उसको खान खर्चा देगा, मेंटेनेंस कौन देगा, भरण पोषण कौन देगा, इसका प्रबंध जो है धारा 5 में किया गया है। समझ में आ गया? तो धारा 4 में महिला का भरण पोषण और घर, और धारा 6 में जो बच्चा जन्मा है उसके भरण पोषण और कस्टडी की बात कही गई है। धारा 6 जो है इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा जन्मा है, क्या वो लीगल होगा या इलीगल होगा? क्योंकि विवाह तो आपने उसको शून्यकरण कर दिया, विवाह तो उसका शून्य हो गया, नहीं हो गया, निल हो गया। तो क्या जो बच्चा पैदा हुआ है क्या वो इलीगल होगा, अनाथ होगा? नहीं। जो बच्चा पैदा हुआ है बाल विवाह से, वो बच्चा धर्मज होगा। धर्मज का मतलब होता है जायज, धर्मयुक्त होगा, यानी लीगल होगा, कानूनन होगा। उसके मम्मी पापा वही माने जाएंगे जो बाल विवाह में थे, तो धर्मज है वो। धारा 7 कहती है, धारा 6 कहती है कि जो बच्चा जन्मा है वो धर्मज होगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो धारा 3 से 8 में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, धारा 3, 4, 5 और 6, वो आपने देख ली। अब धारा 9, 10, 11 में जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। धारा 9 क्या कहती है? यहां पे दंड का प्रावधान है। यहां तो प्रोसीजर था सारा का सारा। अब यहां पे धारा 9 कहती है कि यदि पुरुष वयस्क है, यदि 21 साल से ऊपर है और लड़की नाबालिग है, तो आप खुद सोचो, ये तो मामला बड़ा संगीन हो गया। बाल विवाह दोनों ही नाबालिग होते तो ठीक चल जाता, लेकिन लड़का बालिग है और जानबूझ के लड़की से नाबालिग से शादी कर रहा है, तो ये अपने आप में क्या है? बहुत ही गंभीर है ना? तो वयस्क पुरुष और नाबालिग की शादी हो रही है, धारा 9 कहती है कि उसको 2 वर्ष का दंड मिलेगा और 1 लाख रुपए जुर्माना मिलेगा। 2 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकता है। ये कौन कहता है? धारा 9 कहती है। धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 ये कहती है कि बाल विवाह कोई करवाता है, पूजा पाठ, क्योंकि विवाह है तो पूजा पाठ के हिसाब से ही होगा, तो बाल विवाह अनुष्ठान करवाने की जो सजा है वो 2 साल और 1 लाख रुपए, या दोनों, सेम वही चीज। धारा 9 वाली सजा धारा 10 में है, धारा 9 वाली सजा ही धारा 10 में है, यानी 2 साल की सजा, कठोर सजा, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। धारा 10 जो करवाएगा अनुष्ठान। ठीक है। धारा 11 कहती है कि प्रोत्साहन करने के लिए, जो बाल विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करेगा उसको धारा 11 में सजा देने का प्रावधान है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो धारा 9, 10 और 11। 9 में तो क्या है? यदि वयस्क लड़का है और नाबालिग लड़की है तो दंड का प्रावधान है। धारा 11 कहता है, धारा 10 जो कहती है, ये तो धारा 9 हो गई। धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहती है कि यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा रहा है बाल विवाह करवाने के लिए, है ना, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, वही 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। और उसके बाद धारा 11 क्या कहती है कि जो इसको प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा उसको, वो सजा का पात्र होगा। अब बात कर लेते हैं संस्थागत कौन से प्रयास हो रहे हैं, यानी कौन कौन सी संस्थाएं बनेंगी इसके लिए, सरकार कौन कौन सी संस्थाएं बना के इसको रोकने का प्रावधान कर रही है। धारा 13 कहती है, अब धारा 13 में देखो आप, निषेधाज्ञा, प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश, यदि पता चल जाता है, यदि कोर्ट को पता चल जाता है, यदि न्यायालय को पता चल जाता है कि कहीं पे बाल विवाह होने वाला है, वहां पे लोग इकट्ठे होने वाले हैं, कहीं अनुष्ठान होने वाला है, तो वहां पे वो निषेधाज्ञा दे सकता है कि वहां पे कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं हो पाए, वहां पे कोई ऐसा बाल विवाह की घटना नहीं हो पाए, ये आज्ञा दे सकता है। इसे हम निषेधाज्ञा बोलते हैं। और कौन दे सकता है? जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी जो दंडाधिकारी है वो जारी कर सकता है उस क्षेत्र के लिए, उस जगह के लिए निषेधाज्ञा।
या फिर मेट्रो सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये जारी कर सकते हैं। ये पावर है, पूछ सकता है जेएमएफसी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो किस धारा के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर सकता है बाल विवाह अधिनियम में, तो धारा 13 के अंतर्गत। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश। तो दोनों ध्यान रख लेना हिंदी और में। अच्छा, ये किसकी सलाह पे करेगा? ऐसे तो है नहीं कि बस बैठे बैठे वो जारी कर देगा, कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो इन लोगों के ध्यान में लाएगा कि वहां पे ऐसा कांड हो सकता है। तो ये कांड जो है वो ध्यान में कौन लाएगा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। ये एक नई अधिकारी है, एक नया अधिकारी है, एक नया पोस्ट है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। इसके कहने पर ये लोग जो है निषेधाज्ञा या ऑर्डर पारित कर सकते हैं कि ऐसे कोई घटना न हो इन फ्यूचर वहां पे। धारा 15 क्या कहता है? धारा 15 कहता है ये घटना संज्ञेय है, यानी बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है और अजमानती है और अशमनी भी। धारा 16 क्या कहती है? धारा 16 कहती है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होगी, राज्य सरकार करेगी। ये कि किस धारा में बताया गया है? धारा 16 में बताया गया है। और कर्तव्य क्या है? अब पूछ ले कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य क्या है, क्या क्या काम करेगा? तो साक्ष्य संग्रह करेगा। जहां भी कोई घटना हुई है तो उसका जो प्रूफ है ना, साक्ष्य संग्रह करेगा, कार्यवाही करेगा। यदि घटना ऐसी हो गई है तो जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्यवाही करने का, और समाज में जागृति लाएगा। समाज में क्या लाएगा? जागृति लाएगा, बाल विवाह के खिलाफ लोगों में जागृति लाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये सारा का सारा आपके दोनों अधिनियम हो गए, सती निवारण अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ठीक, तो ये धाराएं समझ में आ गई। इसको तोड़ के थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा कि यदि हम रूल्स की बात करें तो धारा 3 से 8 तक में, और यदि हम बात करें दंड की, दंडात्मक प्रावधान, तो धारा 9, 10 और 11, और यदि संस्थागत बात करूं तो धारा 13 और 16। ठीक है, 13, 15 और 16। तो ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो पढ़ा है वो हमने कितना पढ़ा है। जल्दी से बताइए, सती निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? सती निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1987। हुआ तो 1988 को ही था, हुआ तो 1988 को था, 21 मार्च 1988 को हुआ था। सती निवारण अधिनियम 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देना, सती प्रथा को रोकना, यह है। सती निवारण अधिनियम के तहत सती को कैसे परिभाषित किया जाता है? यह दफनाना, यही हुआ। सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती प्रथा को प्रोत्साहित करने की सजा क्या है? मैंने बताया था 7 साल की कैद और जुर्माना। सती निवारण अधिनियम के तहत सती के महिमा मंडन को रोकने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? बताइए जल्दी से। अभी बताया था कि महिमा मंडन के लिए, सती प्रथा का महिमा मंडन रोकने के लिए कौन सी धारा का प्रावधान था? धारा 5 का था। किसका था? धारा 5 का। महिमा मंडन का मतलब गौरान्वयन। ठीक है, चलें आगे। सती निवारण अधिनियम के तहत सती के महिमा मंडन में शामिल है, गौरान्वयन में क्या क्या शामिल है? सती के नाम पे उत्सव, ये भी है। सती के लिए स्कूल खोलना, जागरूकता फैलाना, नहीं यही होगा। स्कूल खोलना तो अच्छी बात हो गई ना, फिर यहां तो हम बुराई की बात कर रहे हैं, ये एक बुराई है, स्कूल नहीं खुलेगा यहां पे। सती निवारण अधिनियम के तहत सती प्रथा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केवल पुलिस की, जिला मजिस्ट्रेट किसकी होगी? जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस की। ऑप्शन नंबर बी। सती निवारण अधिनियम 1987 में सती के लिए उकसाने की सजा, जिसको बोलते हैं दुष्प्रेरण, 7 साल। सती निवारण अधिनियम के तहत कौन सी धारा सती के प्रयास को अपराध मानती है? बताइए जल्दी से। तो धारा 3 बोलती है कि जो सती होगा वो अपराध के रूप में कंसीडर होगा, माना जाएगा। सती निवारण अधिनियम के तहत सती प्रथा से संबंधित अपराधों की जांच कौन कर सकता है? कोई भी पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट, सामाजिक नहीं, केवल पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च अधिकारी।
सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती के महिमा मंडन की सजा 7 साल। सती निवारण अधिनियम के तहत सती प्रथा को रोकने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन कहां किया गया है? तो धारा 9 में स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। राज्य सरकार करेगी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे। सती निवारण अधिनियम 1987 के लागू होने से पहले सती प्रथा को रोकने के लिए कौन सा कानून था? यही था बंगाल सती रेगुलेशन 1829। विलियम बेंटिक के प्रयासों से, विलियम बेंटिक ने किया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में किस सांस्कृतिक आयोजन में अक्सर बाल विवाह को अपने अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है? दिवाली, होली, नवरात्रि या मौसर? मौसर समारोह। ये मौसर क्या होता है? मृत्यु भोज। जो मृत्यु भोज होता है ना, उसको बोलते हैं मौसर। तो मौसर के अवसर पर बाल विवाह होता है। आखा तीज पे भी होता है। जहां किसी व्यक्ति पर सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 4 के तहत अपराध का मुकदमा चलाया जाता है, यह साबित करने का दायित्व यह है कि उसने अपराध नहीं किया था। यह साबित करना कि उसने अपराध नहीं किया था, यह साबित करने का जो भार है वो किस पे है? मैंने आपको बोला था उस अपराधी पे ही है, उस आरोपी पे ही है, उस आरोपी पे ही है। वो साबित करे अब कि मैंने अपराध नहीं किया है। ठीक है। धारा 4 कहता है ना दुष्प्रेरण। धारा 3 तो सती प्रथा, सती जो हो रही है उसके खिलाफ है, 6 महीने की सजा। और धारा 4 कहता है कि जो दुष्प्रेरण करेगा तो वो यदि आरोपी है तो उसके ऊपर ही भार है कि वो साबित करे कि मैं बेगुनाह हूं। सती निवारण अधिनियम 1987 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने के लिए आवश्यक और सशक्त कौन है? सभी राजपत्रित, सभी अराजपत्रित, सरकार के सभी अधिकारी जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि ऐसी कोई घटना हो रही है तो वो रिपोर्ट करेंगे सभी अधिकारी। सती रोकथाम अधिनियम धारा 13 के तहत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है तो मुकदमा चलाने वाला विशेष न्यायालय धारा 8 के तहत उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है और जब्त किए धन या संपत्ति को उपयोग कर सकता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो कलेक्टर है उसको जो शक्ति मिली हुई है धारा 8 में, है ना, कि वो जो है वो जब्त कर सकता है धन को। तो और धन को जब्त करके क्या करेगा? राज्य के कोष में जमा करेगा। सती अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? बताइए कब लागू किया गया? तो 1987 में ही लागू किया गया था, 1987 में लागू किया गया था। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया? 1829 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 2007 में। भाई है तो ये 2006 पर पारित 2007 में हुआ था। बाल विवाह कहलाता है जब वर और वधू की आयु 21 वर्ष और 18 साल से कम हो। बाल विवाह रोकने के लिए न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? व्यादेश है ना, जिसको हम प्रतिषेध भी बोलते हैं, जिसको हम निषेधाज्ञा बोलते हैं, प्रतिषेध नहीं, निषेधाज्ञा। सती से क्या अभिप्राय है? सती से क्या अभिप्राय है? विधवा स्त्री को उसके मृत पति के शव के साथ जीवित जलाना या गाड़ना। सती का गौरव बढ़ाना क्या माना गया? अपराध माना गया है। क्या माना गया? अपराध। तो ये सारी की सारी बातें हमारी सती निवारण अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, इन दोनों के बारे में हमने बात की बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको टेबल फॉर्म में बना के आपको याद करवाया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं एक दोबारा से यहां पे बुक पढ़ाऊं और आपके पास नोट्स के रूप में एक दोबारा से एक नई बुक आ जाए। तो बुक से बचने के लिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी क्लासेज मैं लगवाऊं तो सारी की सारी आपकी टेबल फॉर्म में हो, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ये वैसे देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स ही है, कुछ क्वेश्चंस भी हो गए आपके। इसकी पीडीएफ में अब एप्लीकेशन पे डालूंगा। एप्लीकेशन पे आप देखना फ्री पीडीएफ करके एक सेक्शन होगा, फ्री कंटेंट नाम से एक सेक्शन होगा, वहां पे उसको आपके पास सारी की सारी वीडियोज और उसके सामने पीडीएफ मिल जाएंगी, तो वहां पे आप लोग देख लेना। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। कैसा लगा ये वीडियो जरूर अपनी राय रखना,
कमेंट सेक्शन में मैं आपको यथाशक्ति रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नई अधिनियम में, किसी नई धारा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।